का जो टॉपिक है उसका नाम है, ये ही आपका मेन टॉपिक है, प्रकृति में मूल बल। प्रकृति में मूल बल। तो सर प्रकृति सामान्यतः बहुत सारे जो भी हमारे आसपास हम देखते हैं तो बहुत सारे बल पाए जाते हैं, परंतु सामान्यतः जो प्रकृति के अंदर पाए जाते हैं तो प्रकृति के अंदर 4 प्रकार के बल पाए जाते हैं। पहला जो बल है आपका गुरुत्वाकर्षण बल है। गुरुत्वाकर्षण बल है आपका। तो दूसरा है वो है विद्युत चुंबकीय बल। विद्युत चुंबकीय बल। तीसरा आपका प्रबल नाभिकीय बल है। चौथा आपका दुर्बल नाभिक। चौथा कौन सा है? दुर्बल नाभिकीय बल। दुर्बल नाभिकीय बल, ठीक है। तो प्रकृति के अंदर हमारे 4 जो बल हैं, मूल बल हैं, पाए जाते हैं। पहला आपका आ गया है गुरुत्वाकर्षण बल, दूसरा आपका विद्युत चुंबकीय बल, तीसरा आपका प्रबल नाभिकीय बल और चौथा आपका दुर्बल नाभिकीय बल। तो शुरुआत करते हैं, स्टेप वन बाय वन हम इन चारों बलों के बारे में अध्ययन करते हैं और ये आपका मेन इस चैप्टर के अंदर मेन टॉपिक है और ये आपके जो भी क्वेश्चन आएगा इसी टॉपिक में से आएगा। तो पहला जो आपका है गुरुत्वाकर्षण बल। तो गुरुत्वाकर्षण के लिए हम लिखेंगे यह बल 2 पिंडों के मध्य है। 2 पिंडों के मध्य है, उनके द्रव्यमान के कारण उपस्थित होता है। आपको जो 4 बल पढ़ाएंगे तो आपने ये देखना इस बलों के अंदर कि ये बल किसमें किन किन में पाया जाता है। आपको पता है कि हमेशा जो बल होता है कम से कम 2 वस्तुओं के अंदर पाया जाता है, क्योंकि बल युग्म का प्रकृति के अंदर बल युग्म ही उपस्थित होता है, अकेला बल उपस्थित नहीं होता। तो यहाँ पर आपके माइंड में यही रहना चाहिए कि क्या है, कौन सी होती है। जैसे आगे आपके विद्युत चुंबकीय बल आएगा, प्रबल नाभिकीय बल आएगा, उसके अंदर भी है। तो यहाँ पे जो गुरुत्वाकर्षण बल है ये 2 पिंडों में पाया, 2 पिंडों में आता है और इसका जो कारण है वो है जो इनका द्रव्यमान होता है, किसी भी पिंड के द्रव्यमान के कारण होता है। और आप इसके बारे में लिखेंगे, पॉइंट लिखते चलेंगे इनके बारे में। यह केंद्रीय बल होता है। यह केंद्रीय बल होता है, अर्थात यह वस्तु के जो भी वस्तु या पिंड है उसके केंद्र पर लगता है, इसलिए हम इसे केंद्रीय बल कहते हैं। और दूसरा आप इसमें लिखेंगे यह बल दुर्बलतम बल है। दुर्बलतम होता है, जो इसकी आपकी प्रबलता होती है वो सबसे कम होती है। उसके बाद में आप यह लिख सकते हैं यह बल, आपने पढ़ा होगा न्यूटन की क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, तीसरा नियम है जो गति का। यह बल न्यूटन के क्रिया प्रतिक्रिया नियम का पालन करता है। नियम का पालन करता है। ठीक है। और इसके बारे में आप आगे लिखेंगे। ठीक है सर। यह मैं आपको सारा समझा दूंगा ये सारी चीजें। यह बल पिंडों के मध्य स्थित माध्यम पर निर्भर नहीं करता है। तो उसके बाद में आप लिखेंगे यह बल दीर्घप्रास का बल है। दीर्घप्रास बल है। इसकी प्रास मतलब कितनी दूरी तक लगता है। इसकी प्रास अनंत होती है। आपने देखा होगा पृथ्वी और सूर्य के मध्य लगता है तो बहुत लंबी दूरी है, तो इसकी प्रास अनंत होती है। पहले मैं इन पॉइंट के बारे में आपको बता दूं, ठीक है। तो सबसे पहले गुरुत्वाकर्षण बल की आपकी परिभाषा है एक तरीके से। तो जो गुरुत्वाकर्षण बल है आपका, जो गुरुत्वाकर्षण बल है ये क्या है, 2 पिंडों के मध्य जो एक निश्चित दूरी पर रखे हुए हैं उनके मध्य
उनके द्रव्यमान के कारण लगता है। और सबसे पहले जैसे इसके अंदर आपने लिखा है, इसका जो गुण है, यह केंद्रीय बल होता है, यह बल दुर्बलतम होता है, यह बल न्यूटन के क्रिया प्रतिक्रिया नियमों की पालन करता है, यह बल जो होता है, जो भी आपका माध्यम होता है, अगर दो पिंडों के बीच में कोई माध्यम रख दें, फिलहाल ज्यादातर आप देखते हैं माध्यम है, अगर सूर्य और पृथ्वी बात करें तो बीच में हवा, आपका जो वातावरण है या फिर अंतरिक्ष है, ये चीज उपस्थित है। अगर कोई किसी और चीज बीच में आ जाए तो उस पर भी यह बल क्या करता है, निर्भर नहीं करता। और दूसरा उसके बाद में आपने क्या लिखा है कि यह बल दीर्घ प्रास होता है और इसकी जो प्रास होती है वो अनंत होती है। इसका मतलब है कि यह बल परमाणु जो सबसे छोटा होता है, वहां के छोटे छोटे कणों, जो भी कण होते हैं, चाहे पिंड हो चाहे कण हो, अगर किसी भी वस्तु जिसका भी द्रव्यमान है, उनके मध्य गुरुत्वाकर्षण बल होगा। अगर आपका बहुत ही छोटा सा भी कोई कण पास में रखे हुए हैं, बहुत ही अल्प दूरी पर, उनके मध्य गुरुत्वाकर्षण बल होता है। और जब आप देखते हैं कि जो आपकी अनंत दूरी पर भी अगर कोई वस्तुएं तो रखी हुई हैं, तो उनके मध्य भी गुरुत्वाकर्षण बल होता है। रवि माइक बंद कर दो एक बार अपना। तो यहां पर आपके पास ये आगे हैं। और मेन जो इसका इंपॉर्टेंट एक पॉइंट और है, जो मेन है आपने लिखना है, सबसे पहले इनकी प्रकृति कैसी होती है। आप मुझे बताएंगे गुरुत्वाकर्षण बल की प्रकृति कैसी होती है, कि जो वस्तुएं होती हैं, बल लगाती हैं, क्या ये उनको धकेलती है वस्तुएं आपस में, या एक दूसरे को खींचती हैं? तो ठीक है, ये जो वस्तुएं जो भी खींचती हैं, तो इसका मतलब क्या है, इस बल की जो प्रकृति है वो आपकी आकर्षण प्रकृति है। तो आप लिख सकते हैं यह बल आकर्षण प्रकृति का होता है, हमेशा आकर्षण प्रकृति होता है। इस बल की जो प्रकृति होती है वो आकर्षण होती है। ठीक है, अगला पॉइंट ये भी लिख सकते हैं, कौन होते हैं, यह ग्रेविटॉन कणों के कारण लगता है, कणों के विनिमय के कारण लगता है, मतलब क्या चीज का आदान प्रदान होता है, कारण लगता है। ये जो 5-6 पॉइंट आपने लिखने हैं। अगला आपके पास आ जाता है, यह बल बिना स्पर्श के, मतलब दोनों वस्तुएं स्पर्श नहीं करती फिर भी लगता है, यह बल बिना स्पर्श के भी उपस्थित होता है। तो ये आपके गुरुत्वाकर्षण बल के कुछ नियम हैं। आकर्षण प्रकृति का होता है, ग्रेविटॉन कण होते हैं जो पिंडों में से आपस में आपके आदान प्रदान करते हैं, उनके कारण लगता है, जब ये बल लगता है। और बिना किसी स्पर्श के, अगर दो वस्तुएं एक दूरी पर रखी हुई है बिना स्पर्श के, फिर भी यह बल इसमें उपस्थित होता है। इसके लिए न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम भी दिया था। किसी दो पिंडों के मध्य आकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल उनके द्रव्यमानों के गुणनफल, जो पिंड होते हैं उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके मध्य दूरी के वर्ग के व्युत्त क्रमानुपाती होता है। आपने 9वीं क्लास में ये पढ़ा होगा। मतलब दो पिंडों के मध्य जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है वो क्या होता है, उन पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती, और जो उनके मध्य दूरी होती है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो अगर मैं लिखूं, यदि F मेरा गुरुत्वाकर्षण बल है और M1 और M2 मेरे क्या है, द्रव्यमान है, दो पिंडों के M1 M2, और उनके मध्य की जो दूरी है r², मध्य दूरी r है, तो r का वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, यहाँ पे आप इस प्रकार से लिखेंगे। और अगर मैं यहाँ पर समानुपाती चिन्ह को हटा देता हूं, तो यहाँ पर मेरे पास लगाता हूं मैं एक सार्वत्रिक नियतांक g। जब भी आप समानुपाती नियतांक हटाएंगे तो एक आप हमेशा नियतांक लगाते हैं। तो यहाँ पर जो नियतांक लगा रहा हूँ वो g है। तो यहाँ पर जो मेरे पास लिखूंगा मैं, यहाँ M1 और M2 जो हैं, M1 जो M2 है वो आपके क्या है, पिंडों के द्रव्यमान है, पिंडों के द्रव्यमान। और जो मेरे पास r है उनके मध्य दूरी है, मध्य दूरी, पिंडों के मध्य दूरी। और जो g है वो मेरा सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। इसका मान आपके पास होता है 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। सर ये दोबारा से समझाना। बिल्कुल बिल्कुल, दोबारा से आपको मैं समझा दूंगा। इसके अंदर देखिए कि अगर हमारे पास दो पिंड हैं, M1 M2 द्रव्यमान के पिंड हैं, और इनके केंद्रों के मध्य की जो दूरी है, ये M1 है मेरे पास, ये मेरे पास M2 है। एक बार मैं मिटा के दोबारा लिख देता हूँ।
मेरे पास 2 पिंड हैं, M1 है, जी M2 है, ये इनके केंद्र हैं। इन केंद्रों के जो मध्य दूरी होती है, हमेशा हम केंद्र, आप केंद्रीय बल बोल रहे हैं तो इसलिए हम केंद्र से ही गणना लेते हैं, तो इनके केंद्र की जो दूरी होती है, ठीक है। तो जो आपका जो नियम कहता है, जो गुरुत्वाकर्षण का नियम क्या कहता है कि 2 पिंडों के मध्य, यदि 2 पिंड एक निश्चित दूरी पर रखे हुए हैं, तो उन पिंडों के मध्य जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है, उनके द्रव्यमानों के गुणनफल, द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती, उनके बीच की दूरी, उनके केंद्रों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब बीच की दूरी हमने r ले रखी है, तो r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती नीचे होता है, समानुपाती सामने होता है। अंश में जो लिखते हैं वो समानुपाती होता है, जो हर में लिखते हैं उसको व्युत्क्रमानुपाती कहते हैं। क्लियर है? जब दोनों को मैं कॉमन रूप से लिखूंगा तो f इज इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरे पास, m1 f समानुपाती m1 m2 अपॉन में r स्क्वायर, जब एक साथ लिख देंगे, ठीक है। और जब भी आप इस प्रकार से लिखते हैं तो यहां पर ये लिखेंगे m1 m2 क्या है, पिंडों के द्रव्यमान है, r क्या है, उनके केंद्रों के मध्य की दूरी है, g क्या है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, और g का मान है 6.67 इंटू 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, ठीक है। जब भी हम ये आपका जो है आपका समानुपाती आपका चिन्ह होता है, इसको जब हटाते हैं तो हम बराबर का निशान लगाते हैं और यहाँ पर एक नियतांक देते हैं गुणनफल के अंदर, m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। तो ये जो आपका क्या होता है, सूत्र होता है गुरुत्वाकर्षण बल का। जब भी आपको दिया होगा m1 m2 द्रव्यमान दिए होंगे, उनके मध्य दूरी दी होगी, और आपको g का मान आपको याद रखना है 6.67 इंटू 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो चलो फिर अगले टॉपिक, अगला जो आपका है वो है कौन, विद्युत चुंबकीय बल। विद्युत चुंबकीय बल, विद्युत चुंबकीय बल के बारे में अगर लिखेंगे तो ये लिखेंगे है बल 2 आवेशित कणों के मध्य उनकी स्थिति या गति के कारण लगता है, कारण उत्पन्न होता है। जैसे कि हमने गुरुत्वाकर्षण के अंदर पढ़ा है, गुरुत्वाकर्षण के अंदर जो आपका गुरुत्वाकर्षण बल है वो छोटी से छोटी वस्तु पर भी लगता है और बड़ी से बड़ी वस्तु पर भी लगता है, ठीक है। तो वो आपके पूरे ब्रह्मांड के अंदर आपके क्या कहते हैं, नियत होता है, इसलिए उसको हम सार्वत्रिक भी कहते हैं। परंतु आपका जो विद्युत चुंबकीय बल है ये ब्रह्मांड में उपस्थित होता है, परंतु इसके अंदर आपका जो आपके अंदर जो इनके मध्य जो लगता है वो 2 आवेशों के मध्य लगता है। आवेशों का मतलब धनावेश और ऋणावेश। आपने देखा होगा कि कोई वस्तु सामान्यतः क्या होती है, उदासीन होती है, उस पर कोई आवेश नहीं होता, परंतु अगर किसी वस्तु में से इलेक्ट्रॉन निकाल लिए जाएं तो इलेक्ट्रॉनों की वजह से वो क्या हो जाती है, धनावेशित हो जाती है, और इलेक्ट्रॉनों में अगर वृद्धि हो जाती है तो वो ऋणावेशित हो जाती है। तो जब 2 आवेश पास में लाए जाते हैं तो वो एक दूसरे पर क्या लगाते हैं, बल लगाते हैं। जैसे आपने विद्युत बल का आपने नहीं एग्जाम्पल देखा होगा खुद ने, परंतु आपने चुंबकीय बल का आपने प्रैक्टिकल जब प्रयोग करके देखा होगा, आपने देखा होगा कि 2 चुंबकों को पास में लेके आते हैं तो वो क्या करती हैं, एक दूसरे को खींचती हैं, आकर्षित करती हैं। अगर उनके विपरीत सिरे हैं, अगर आपने थोड़ा सा अगर सिरा बदल दिया तो आप पास में लेके आते हो तो आपको लगता है कि वो दूर एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रही हैं, तो वो चुंबकीय बल होता है। तो वो होता क्या है, उस जो चुंबक होती है उसके बीच में जो आवेश होता है उसके कारण, उनकी स्थिति या गति के कारण जो बल उत्पन्न होता है उसको हम क्या कहते हैं, विद्युत चुंबकीय बल कहते हैं। इसके गुण लिख सकते हैं आप, इसके गुण लिखें। पहला गुण ये लिखें, यह आकर्षण तथा प्रतिकर्षण प्रकृति के हो सकते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल आपका सिर्फ आकर्षण प्रकृति का है, परंतु जो विद्युत चुंबकीय बल है यह आपका आकर्षण व प्रतिकर्षण बल है, का बल होता है। फिर अगला पॉइंट इसके लिए लिख सकते हैं आप, यह केंद्रीय बल है, यह केंद्रीय बल होता है। फिर अगला जो पॉइंट आप लिखेंगे इसके लिए यह लिखेंगे, उसका हमने जो दूसरा पॉइंट लिखा था वो आपने ये लिखा था कि दुर्बल कब लिखा था, तो आप इसमें लिख सकते हैं यह बल, इसकी प्रबलता, यह बल प्रबल नाभिकीय बल से दुर्बल होता है, प्रबल नाभिकीय बल से दुर्बल होता है, परंतु गुरुत्वाकर्षण बल से 10 की पावर 35 गुना अधिक प्रबल होता है, अधिक प्रबल होता है।
ठीक है। उसके बाद में यह बल कणों, आवेशित कणों, आवेशित कणों के मध्य माध्यम पर निर्भर करता है। गुरुत्वाकर्षण निर्भर नहीं करता, परंतु ये माध्यम पर निर्भर करता है, निर्भर करता है। प्रास के बारे में लिखेंगे तो ये लिखेंगे, यह बल दीर्घप्रासी है, दीर्घप्रासी होता है। आपने देखा होगा कि आवेश जो होते हैं आपके हर पदार्थ के अंदर उपस्थित होते हैं, आपके चाहे वो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है, चाहे आपका वस्तु धनायन या ऋणायन है, आयनों के मध्य लगते हैं। तो पृथ्वी और जो आपका सूर्य की दूर है तो वहां पर उनके मध्य भी आपके क्या होता है, विद्युत चुंबकीय बल। तो इसकी जो अगर हम प्रास की बात करेंगे तो बहुत ही आपके नाभिकीय जो त्रिज्या होती है उससे लेकर आपके अनंत तक होती है, इसलिए हम इसे दीर्घप्रासी भी कहते हैं। इसकी जो रेंज होती है बहुत ही लॉन्ग होती है। तो यह बल दीर्घप्रासी होता है। इसकी प्रास क्या होगी, इसकी प्रास अनंत होती है, अनंत होती है। ठीक है, क्लियर है। ये इसके पॉइंट हैं। जैसे पहला पॉइंट हमारा प्रकृति का आ जाता है कि यह आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों प्रकार का हो सकता है। यह केंद्रीय बल होता है। फिर क्या क्या है, इसकी प्रबलता के बारे में कहा है, ये जो आपका गुरुत्वाकर्षण बल होता है, गुरुत्वाकर्षण बल से भी 10⁻37 गुना ज्यादा, 10⁻35 गुना अधिक होता है, और जो आपका प्रबल नाभिकीय बल होता है उससे दुर्बल होता है। और यह बल आवेशित कणों के मध्य माध्यम पर निर्भर करता है। गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो माध्यम पर निर्भर नहीं करता, और आपका जो विद्युत चुंबकीय बल होता है वो माध्यम पर निर्भर करता है। अगर हम किसी भी जो दो आवेशित कणों के मध्य कोई दूसरा माध्यम भर दें, हवा, जहां आप हवा की जगह पर हम कोई और माध्यम भर दें, चाहे हम उसके अंदर कह सकते हैं आपका पानी है, जहां पानी के अंदर दो कणों को रख दें, तो उसके मध्य दोनों जो कण होते हैं उनके मध्य जो आपका बल होता है, बल का परिमाण कम हो जाता है, जो सामर्थ्य होती है, जो प्रबलता होती है वो इसकी कम हो जाती है, घट जाती है। इसी प्रकार से जो लिखा है लास्ट में, यह बल दीर्घप्रासी होता है, अर्थात यह जो इसकी जो रेंज होती है वो बहुत दूरी तक होती है, अनंत दूरी तक होती है। इसका अगर परिमाण की बात करें, अगर हम विद्युत बल के, अगर स्थिर विद्युत बल के परिमाण की बात करें तो स्थिर विद्युत बल जो होता है गुरुत्वाकर्षण की तरह, स्थिर विद्युत बल F बराबर K(Q1 Q2 R²। यहां पर जो है, तो आप क्या कह सकते हैं, इसका जो परिमाण है तो हम कह सकते हैं कि यह बल, हम कह सकते हैं दो आवेशों के मध्य बल, दो आवेशों के मध्य बल उनके परिमाण, आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती। सेम वही लिखना है आपने जैसे पहले हमने न्यूटन के नियम में लिखा था, ये कूलॉम का नियम होता है। उनके परिमाण के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके मध्य दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, तो यहां पर जो आपके पास Q1 और Q2 हैं वो क्या है, आवेशों का परिमाण है, आवेशों के परिमाण। अगर हमारे पास दो परिमाण में दो आवेश हैं Q1 Q2, तो उनके मध्य जो बल लगता है वो F है। और जो आपके पास R है, मध्य दूरी आ जाएगी, यहाँ पे प्लस में पूरा टॉपिक मिलेगा आपको। और उसके बाद में जो यहाँ पर K है वो एक नियतांक है, ठीक है। मान होता है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, K का जो मान होता है वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसको हम बोलते हैं एप्सिलॉन। ये ई नहीं होता, ये इस प्रकार से आप लिखोगे एप्सिलॉन, और जीरो लगाते हो एप्सिलॉन नॉट बोल देते हैं इसको। और जो एप्सिलॉन नॉट है यहाँ पे, ये आपकी क्या होती है, निर्वात, फ्री स्पेस जो होता है, यहाँ पर कुछ भी मौजूद नहीं होता, उसको हम निर्वात कहते हैं। निर्वात की विद्युतशीलता होती है। इसका जो परिमाण होता है वो आपका 8.85 × 10⁻12 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम स्क्वायर होता है। ये मात्रक होते हैं। और K का जो मान आ जाता है आपके पास, जब हम इसका मान को यहाँ पे रखेंगे, इसका जो मान निकालेंगे तो ये आपका आ जाता है 9 × 10⁻9। ये मात्रक मैंने थोड़ा गलत लिख दिया है, ये आपका आ जाएगा कूलॉम स्क्वायर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो इसका 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम स्क्वायर इसका होता है K का मान। ठीक है, ये जब हम हमारे टॉपिक चलेंगे तो उसमें हमें ज्यादा याद आ जाएंगे। तीसरा जो आपके पास आ जाता है टॉपिक, वो कौन सा है आपका, प्रबल नाभिकीय बल। जैसे नाम से पता चल रहा है नाभिकीय बल है, तो ये नाभिक के अंदर लगेगा, नाभिक के अंदर आपके लगेगा। तो आप इसके अंदर लिख सकते हैं
यह बल नाभिकीय प्रास में, नाभिकीय प्रास में नाभिकीय कणों। अब नाभिक के कण कौन कौन से होते हैं तो बताएगा मुझे? नाभिक के कण कौन कौन से होते हैं? नाभिक के कण कौन कौन से होते हैं? यह जो बल होता है नाभिकीय प्रास में नाभिकीय कणों, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन के मध्य उत्पन्न होता है। यह प्रोटॉन प्रोटॉन भी हो सकता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन भी हो सकता है, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन भी हो सकता है। और यह इसी बल के कारण जो नाभिक का अस्तित्व रहता है, मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक के अंदर बने रहते हैं। तो इससे हम लिख सकते हैं सबसे पहला कि यह क्या होता है, यह आकर्षण प्रकृति का बल है। आकर्षण प्रकृति का बल है। फिर क्या लिख सकते हैं हम इसके बारे में? इसकी प्रबलता लिखें तो यह सबसे प्रबल होता है। यह सबसे प्रबल बल है, सबसे प्रबल बल होता है या प्रबलतम है। ठीक है। गुरुत्वाकर्षण बल का 10 की पावर 37 गुना होता है, 37 गुना होता है। ठीक है। उसके बाद में अगर लिखें, इसकी रेंज की बात करें, प्रास क्या होती है, तो हम लिखेंगे यह लघु प्रासीय बल होता है। लघु प्रासी बल होता है, यह बल लघु प्रासी होता है, या यह लघु प्रासी बल होता है। इसकी जो प्रास होती है, इसकी जो प्रास है वो क्या है? इसकी जो प्रास है वो 10 की पावर -15 मीटर, ये नाभिक की त्रिज्या होती है 10 की पावर, यहाँ पे इसको लिख लो मीटर होती है। वो 10 की पावर -15 मीटर होती है। क्लियर है? इसके कारण हम ये भी लिख सकते हैं इसके बारे में कि किस कारण से होता है। यह मैसॉन कणों के विनिमय से होता है, से उत्पन्न होता है। इसके बारे में ये लिखेंगे। तो आपका जो प्रबल नाभिकीय बल है, तो मैं इसके बारे में बोल दूं कि यह जो नाभिकीय बल होता है, यह जो बल है, यह प्रबल जो नाभिकीय बल है, ये नाभिकीय जो प्रास होती है, जो नाभिक के अंदर जो कण होते हैं, नाभिक के अंदर 2 प्रकार के कण होते हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, उनको आपस में जोड़े रखने के लिए, यह बल उत्पन्न होता है उन दोनों के मध्य। और इसी की वजह से हम इसको कह सकते हैं कि यह जो बल होता है वो आकर्षण प्रकृति का होता है और नाभिक के अंदर ही लगता है, नाभिक से बाहर नहीं लगता, तो यह लघु प्रास होता है। इसकी जो रेंज होती है वो नाभिक की, वो आपका है दुर्बल नाभिकीय बल। 2 बल बना दिया हमने नाभिक के, एक प्रबल बना दिया और एक हमने दुर्बल बना दिया नाभिकीय बल। मेन तो आपका प्रबल नाभिकीय बल होता है, परंतु यह भी एक होता है। तो यह क्या होता है, मैं लिखता हूं इसके बारे में। रेडियो सक्रियता, एक घटना होती है रेडियो सक्रियता, जिसके अंदर क्या होता है कि कोई पदार्थ ऐसे होते हैं, यूरेनियम जैसे पदार्थ, वो खुद धीरे धीरे क्या होते हैं, विघटित होते रहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं, रेडियो सक्रियता। उसमें से कुछ कणों का उत्सर्जन होता रहता है, उसमें से कुछ कण निकलते रहते हैं। तो रेडियो सक्रियता के कारण पदार्थ के एक बीटा क्षय होता है, 12वीं कक्षा में पढ़ेंगे। बीटा क्षय के कारण इलेक्ट्रॉन तथा न्यूट्रिनो का उत्सर्जन होता है, इलेक्ट्रॉन तथा न्यूट्रिनो के मध्य उत्पन्न बल को ही हम क्या कहते हैं, दुर्बल नाभिकीय बल कहते हैं। ये परिभाषाएं हैं, आपको पढ़ेंगे, आपको माइंड में रहेंगी। नाभिकीय बल, ठीक है। तो रेडियो सक्रियता के कारण क्या होता है कि आपके कोई पदार्थ होता है, उसमें बीटा क्षय होता है। बीटा क्षय के में क्या होता है कि आपके उसमें से एक इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है और साथ में एक ही न्यूट्रिनो का उत्सर्जन होता है। तो इन दोनों के मध्य जो आपका बल लगता है उसे हम कहते हैं दुर्बल नाभिकीय बल। ठीक है। इसके बारे में हम लिखें तो हम इसके बारे में लिखेंगे, आपका जो इसकी जो रेंज होती है लघु प्रासी बल होता है, सबसे कम होता है लघु प्रासी बल होता है।
सर आवाज ही नहीं आ रही, वीडियो रुक गई। इसकी प्रास 10 की पावर -16 मीटर होती है, उससे 10 गुना कम होती है, मीटर होती है। यह बल गुरुत्वाकर्षण बल से प्रबल होता है, परंतु अन्य दो बलों से दुर्बल होता है। अन्य दो बलों से दुर्बल होता है। यह बोसॉन कणों के विनिमय के कारण उत्पन्न होता है। विनिमय के कारण उत्पन्न होता है। ठीक है, तो ये आपका दुर्बल नाभिकीय बल है। इस दुर्बल नाभिकीय बल के अंदर क्या होता है कि रेडियो सक्रियता का जो बीटा क्षय होता है, उसमें एक इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रिनो का उत्सर्जन होता है। न्यूट्रॉन नहीं, न्यूट्रिनो एक भारी कण होता है। तो इनके क्या कहते हैं कि इनके जो आपका जो इनके मध्य जो बल होता है इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रिनो, उसको हम कहते हैं दुर्बल नाभिकीय बल। और ये आपका क्या होता है, लघु प्रास होती है। इसकी जो रेंज होती है वो आपकी 10 की पावर -16 मीटर होती है। आपके प्रबल नाभिकीय बल की 10 की पावर -15 मीटर होती है, मतलब उससे 10 गुना और कम होती है। और जो क्या है कि यह गुरुत्वाकर्षण बल से क्या होता है, प्रबल होता है, उससे 100 गुना ज्यादा प्रबल होता है। और आपके जो दो बल हैं उनसे आपका क्या होता है, कम होता है आपका प्रबल। और उसके बाद में जो इसका जो वो क्या होता है, वो बोसॉन कण होते हैं, उनके विनिमय के क्लियर है। तो यहाँ पर हमारे चार जो बल हैं पूरे होते हैं, जो मूल प्रकृति के अंदर मूल बल होते हैं। पहला आपका गुरुत्वाकर्षण बल है, दूसरा आपका विद्युत चुंबकीय बल है, तीसरा आपका प्रबल नाभिकीय बल है, और चौथा आपका दुर्बल नाभिकीय बल है। अब अगर मैं इनके आपस में इनका जो इनकी प्रबलता है उनका अनुपात लिखूं तो वो क्या होता है, इसी पर आपका क्वेश्चन आता है कि प्रकृति में उपस्थित मूल बलों की अपेक्षिक प्रबलता का अनुपात लिखिए। प्रकृति में उपस्थित मूल बलों की अपेक्षिक प्रबलता का अनुपात, तो मैं लिखूंगा आपके अपेक्षिक प्रबलता या सामर्थ्य का आरोही क्रम, बढ़ता क्रम, आरोही क्रम, एफ जी मैं लिख रहा हूं ग्रेविटेशन को, गुरुत्वाकर्षण बल है आपका। एफ जो है वीक, डब्ल्यू दुर्बल नाभिकीय बल है यहाँ पे, क्योंकि इससे है। इससे ज्यादा जो प्रबल होता है वो कौन सा होता है आपका, एक बार इनका क्रम लिखते हैं, अनुपात फिर लिखेंगे पहले। ये क्रम एफ ई, फिर आपका क्या जाता है एफ एन मैं लिखता हूं। ये मेरा क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल है। गुरुत्वाकर्षण बल ये सबसे प्रबल होता है। इससे ज्यादा जो आपका प्रबल होता है वो कौन सा होता है, दुर्बल नाभिकीय बल। ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको लिखेंगे, ऐसे क्रम भी लिखना आ जाता है, अनुपात लिखना भी आ जाता है। दुर्बल नाभिकीय बल। जो तीसरा आपके पास आ जाता है वो आपका आ जाता है विद्युत चुंबकीय बल। इससे आपको याद रहेगा कौन सा अधिक प्रबल है, कौन सा अधिक दुर्बल है। और ये आपका क्या आ जाता है, प्रबल नाभिकीय बल। ये सबसे प्रबल होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। तो ठीक है, इसको आपने याद रखना है। ये शॉर्ट में एफ जी जो छोटा होता है, एफ डब्ल्यू उससे ज्यादा अधिक होता है प्रबल। एफ डब्ल्यू से ज्यादा जो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बल होता है वो ज्यादा होता है प्रबल। उसके बाद में आपका न्यूक्लियर बल जो होता है वो ज्यादा आपका प्रबल होता है। अगर इनका अनुपात लिखें, अपेक्षिक प्रबलता का अनुपात, तो देखते हैं आप, अगर मैं एफ जी एफ देखो ई, ये अनुपात लिख रहा हूं मैं चारों का एक साथ, एफ एन, एफ जी है। अगर मैं एफ जी की जो प्रबलता है उसको एक लेता हूं, एफ जी की प्रबलता एक लेता हूं, तो आपका जो दुर्बल नाभिकीय बल है वो इससे 100 गुना, मतलब 10 की पावर 2, 100 गुना अधिक होता है। गुरुत्वाकर्षण बल का एक देते हैं, और गुरुत्वाकर्षण बल से जो आपका विद्युत चुंबकीय बल होता है वो 10 की पावर 35 गुना अधिक प्रबल होता है, पीछे हमने लिखा है। और जो आपका प्रबल नाभिकीय बल होता है ये आपका होता है 10 की पावर 6। तो ये भी आपके क्वेश्चन आते हैं। ये दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक तो इनके क्रम है, हो सकता है आपके पास मैंने आरोही क्रम लिखा है, आपका अवरोही क्रम आ जाए, तो अवरोही क्रम इसका जस्ट विपरीत हो जाएगा। तो एक तो इनका क्रम आता है और एक आपका अनुपात आता है। तो इसको आप बॉक्स के अंदर सेव कर लें। ठीक है, तो ये हमारा क्या था, आज का टॉपिक था प्रकृति में उपस्थित मूल बल। 4 मूल बल पढ़े हमने, उनके बारे में देखा कि वो किन के मध्य लगते हैं, किस कणों के विनिमय के कारण उत्पन्न होते हैं, उनकी रेंज क्या होती है, उनकी जो प्रकृति कैसी होती है। फिर हमने लास्ट के अंदर हमने ये देखा कि इनका जो क्रम होता है, आरोही क्रम होता है, वो कितना होता है, जो इनकी अपेक्षिक जो प्रबलता होती है उनका क्या अनुपात होता है। तो ये दोनों जो आपके पॉइंट हैं, इन पॉइंट को आप अपने माइंड में रखिए, इन पर क्वेश्चन आता है, पढ़िए।
ओके, फिर मिलते हैं कल फॉर वॉचिंग वीडियो। बाय, टेक केयर।